हेलो गाइस, नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइट नंबर 1 पे आप सभी का ग्रैंड वेलकम है। और जेपीएससी पीटी के इस क्लासेस में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन। जहां पे हम लोग पेपर 2 झारखंड का प्रिपरेशन कर रहे हैं। और पेपर 2 में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, स्टार्टिंग जो हमारा है पेपर 2 का, वो क्या है, बहुत प्रकार से यहाँ पे जनजातीय शासन व्यवस्था को देखते हैं ना। जो जहां पे हम लोगों ने मुंडा शासन व्यवस्था को देखा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को देखा, है ना। इसके बाद अभी इसी कड़ी में हम लोग आ गए हैं, जो आ जाए हैं खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था। ये ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था क्या था, खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ था। इसके बारे में A to Z हर एक जानकारी आज हम लोग लेंगे। और जो भी प्रश्न यहाँ से आएगा, इसको आसानी से हम लोग शिव मंत्र में सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपका इससे आज के बाद नहीं छूटेगा। तो चलिए ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में जानते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले कहा, यह खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ शासन व्यवस्था है। और एक चीज, हाँ, बहुत सारे कमेंट है कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ, नवंबर में एग्जाम आपका होना है, जेपीएससी पीटी का 14 का। नवंबर कब नोटिफिकेशन कब आएगा ये आप सोच लीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम का तैयारी करना है, नोटिफिकेशन आपका काम नहीं निकालना। नोटिफिकेशन जेपीएससी निकालेगी, वो जेपीएससी को समझ में आ रहा है हमको कब निकालना है। आपका काम है तैयारी करना। आपको तैयारी करना चाहिए और लगातार तैयारी करना चाहिए। अगर आपका ध्येय है, आपका टारगेट है सिविल सर्विसेज, है ना, हम सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करेंगे, तो फिर आप बिल्कुल T20 स्टाइल में बात मत कीजिए। आप सीधे तैयारी कीजिए और लगातार करते रहिए जब तक आप सक्सेस नहीं हो जाते। क्योंकि सिविल सर्विसेज में देखा जाता है कि आपको लगातार मेहनत करते रहना पड़ता है, ठीक है, तब आपको सक्सेस मिलती है। यहाँ पर ये नहीं कि नोटिफिकेशन आया, हम 4 दिन पढ़े, रट लिए, चले गए, नहीं। यहाँ पीटी है, फिर मेन है, फिर इंटरव्यू है, तो अलग अलग लेवल्स का एग्जाम्स होता है, उसमें आपको अच्छा से तैयारी करना ही पड़ेगा और लगातार करना पड़ेगा। तो बिना कुछ सोचे सीधे पीटी की तैयारी में लग जाना है आपको। तो और आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब पे क्लासेस अवेलेबल है, हमारे एप्लीकेशन पे क्लासेस अवेलेबल है। एप्लीकेशन पे आपको पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएगा, सिस्टमेटिक क्लासेस मिल जाएगा, और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आप। अभी 5 से 6 क्लास हुआ है, आप ज़्यादा पीछे नहीं रहिएगा। और सारा क्लासेस का रिकॉर्डेड वीडियो वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। समझने में कोई दिक्कत हो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं खड़िया जनजाति का जो प्राचीन शासन व्यवस्था था, ढोकलो शासन व्यवस्था, इसके बारे में देखते हैं। और जो आपको जेपीएससी पीटी पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के बारे में हम लोग एक एक जानकारी को आज भी कर सकते हैं अपने दिमाग में इस तरह घुसा लेंगे कि आगे फिर कभी भूले नहीं, ठीक है। एक बार हो जाए फिक्स तो वो कभी भी नहीं निकलता है। तो खड़िया जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आ जाएगा कि ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो खड़िया जनजाति से। पहला प्रश्न, ढोकलो सोहर शासन व्यवस्था किस जनजाति से जुड़ा हुआ है। तो खड़िया। ढोकलो का अर्थ क्या होता है, बैठक, ये भी पूछा गया है ना। ढोकलो का अर्थ क्या होता है, बैठक। खड़िया जनजाति का जो शासन व्यवस्था है ढोकलो सोहर, यहाँ ढोकलो का क्या अर्थ है ढोकलो का अर्थ है बैठक, और सोहर का अर्थ है अध्यक्ष। यानी जो इनका जो बैठक होता है ढोकलो का, ये ढोकलो जो जिसको आप बैठक कर सकते हैं, उसमें तो एक सभापति भी होगा, है ना। सभापति को कहीं के अध्यक्ष बोला जाता है। यानी उसके ढोकलो का जो सभापति होगा उसे ही सोहर कहते हैं। अब पूरा हो गया ढोकलो सोहर, यानी ढोकलो यानी जो बैठक का सभापति, है ना, बैठक का सभापति। इसके शासन व्यवस्था का हेड यही होता है, ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर बेसिकली एक पोस्ट हो गया, ठीक है। ढोकलो सोहर क्या हो गया, पोस्ट हो गया। ढोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक, सोहर का अर्थ हो गया पोस्ट, इसका सभापति अध्यक्ष आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहां से आगे बढ़ते हैं। प्रजाति हर एक जनजाति का पूछा जाता है, आपको प्रजाति बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। तो खड़िया जनजाति का जो प्रजाति है वो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड प्रजाति में आता है। खड़िया जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड जनजाति में आता है। यह मुंडा समाज का ही एक उपशाखा है। मुंडा समाज का एक उपशाखा है। इसके द्वारा बोले जाने वाली जो है ना खड़िया भाषा, अगर हम देखें तो वो उसका मुंडारी, उरांव तथा आर्य भाषा से शब्द मिलते हैं। यानी इनका संबंध मुंडारी, उरांव, आर्य जो भाषा है उनसे इसका संबंध, यानी उनसे भी इनका नजदीक संबंध रहा होगा, चाहे मुंडा हो, चाहे उरांव हो, चाहे आर्य हो।
उनसे भी खड़िया समाज का संबंध रहा है, ये इसका प्रमाण है। क्योंकि भाषा जब ओवरलैप करता है ना, इसके पीछे ऐसे नहीं रीजन्स रहता है, दोनों के बीच कुछ नजदीकियां जरूर रहती है। ठीक है, अब बात करते हैं खड़िया जनजाति में भी अलग अलग वर्ग है। जिस प्रकार पहाड़िया में माल पहाड़िया सोरिया पहाड़िया होता है ना, उसी प्रकार खड़िया में आपका दूध खड़िया, ढेलकी खड़िया और पहाड़ी खड़िया, 3 प्रकार की खड़िया जनजाति है। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसके निवास स्थान को देखते हैं, क्योंकि निवास स्थान से पूछा जाता है प्रश्न। तो सबसे पहले दूध खड़िया, दूध खड़िया यह जनजाति कहाँ मिलता है? गुमला जिले में। दूध खड़िया जनजाति कहाँ मिलता है? गुमला जिले में। अगर गुमला में स्पेशल अगर देखा जाए, इसका रिसोई थाना क्षेत्र में कोयल नदी के किनारे, रिसोई थाना क्षेत्र में कोयल नदी के किनारे गुमला डिस्ट्रिक्ट में दूध खड़िया जनजाति का निवास है। दूसरा है ढेलकी खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया, इसका रांची और हजारीबाग के आसपास ये मिलते हैं। रांची और हजारीबाग जिला में किसका निवास है? ढेलकी खड़िया का। तो इनके ज्योग्राफिकल लोकेशन को याद रखना है। अगला है पहाड़ी खड़िया, जो कि सबसे ज्यादा, सबसे कह सकते हैं कम डेवलप है, सबसे कम डेवलप पहाड़ी खड़िया, या इसको सबर खड़िया भी बोलते हैं। पहाड़ी खड़िया या इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सबर खड़िया। यह सिमडेगा के कोलेबिरा क्षेत्र में मिलता है। पहाड़ी खड़िया का निवास स्थान कहाँ मिलता है? सिमडेगा जिला का कोलेबिरा क्षेत्र में। ठीक है, अगला है, अब इसके धार्मिक चीजों के बारे में जान लीजिए, समाज के बारे में थोड़ा जान लीजिए, फिर इसके प्रशासन को देख लेंगे। ये सूर्य को कह सकते हैं मुख्य देवता मानते हैं। पहले याद रखिए, सूर्य को मुख्य देवता मानते हैं अपना, और ये सूर्य के उपासक होते हैं, और ये सूर्य को पोडोमसोर मानते हैं, सूर्य को पोडोमसोर मानते हैं। ठीक है, पोडोमसोर मानते हैं, यानी मुख्य देवता मानते हैं। इसके अनुसार सूर्य जीवन का स्रोत है। इनका कहना है कि सूर्य से ही हमारा ये जीवन है, सूर्य नहीं तो हम लोग नहीं। बात भी सही है, लेकिन ये नहीं कि किसी हिंदू धर्म के किसी देवी देवता को मानते हैं, या किसी जनजाति की तरह अन्य किसी कह सकते हैं कि उनका जो देवता होता है ना, बरांग गुरु, ठीक है, बड़ा ठाकुर, छोटा ठाकुर, उन सबको नहीं मानते हैं। ये सूर्य को ही अपना मुख्य देवता मानते हैं, और अपने जीवन का जो कहते हैं मेन जहाँ से शुरुआत होता है उसको ये सूर्य से ही शुरू करते हैं। ये सूर्य की पूजा में बलि चढ़ाते हैं, जिसमें सफेद बकरा, बिल्कुल एकदम सफेद होना चाहिए, उसमें कोई दूसरा कलर नहीं होना चाहिए। सफेद मुर्गी या कह सकते हैं कोई कुछ भी सफेद, यानी सफेद बकरा या सफेद मुर्गी का ही बलि दिया जाएगा, दूसरा कलर का नहीं। चंद्रमा को सूर्य की पत्नी मानते हैं, चंद्रमा को ये सूर्य की पत्नी मानते हैं, जिस पर हम लोग शिव के साथ पार्वती को जोड़ते हैं, विष्णु के साथ लक्ष्मी को जोड़ते हैं हिंदू धर्म में। उसी प्रकार ये सूर्य के साथ चंद्रमा को जोड़ते हैं, और सूर्य को कहते हैं पेडोमसोर, और चंद्रमा को कहते हैं बेडोडाई। चंद्रमा को क्या कहते हैं? बेडोडाई, उसकी पत्नी। खड़िया समाज में भी गोत्र होते हैं अलग अलग, और देखा जाए खड़िया समाज में कुल 9 गोत्र होते हैं। इन मतलब गोत्र अगर आप जानना है, किसी का टाइटल देख लीजिएगा। अगर किसी का टाइटल डुंगडुंग है ना, तो बहुत देते हैं, हमारे साथ एक डुंगडुंग सर है, तो यानी वो क्या है? खड़िया है। ठीक है, टाइटल आपको कुल्लू मिलेगा, टेटे मिलेगा। अभी नीलिमा करकेट्टे, करकेटा आपको पता है जेपीएससी की चेयरमैन रह चुकी है, जब इससे पहले जेपीएससी के चेयरमैन थे नीलिमा करकेटा, यानी वो किस जनजाति की थी? खड़िया की थी। इसी प्रकार सोरेंगा, किंडो, टोम्पो, विलुंग, ये सभी खड़िया जनजाति के गोत्र हैं। इसमें से एक गांव के सभी निवासी एक गोत्र के होते हैं। एक गांव के सभी लोगों को एक गोत्र का माना जाता है, यानी कह सकते हैं एक गोत्र वाले लोग एक जगह पर ये लोग रहा करते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें ये जो स्थानीय संस्थान इनका बना, ढोकलो सोर शासन व्यवस्था, उसका कॉन्सेप्ट कैसे आया? ठीक है, तो 1934-35 की बात है, 1934-1935 की बात है कि खड़िया जनजाति के लोगों ने अपने समाज को संगठित करने, सशक्त बनाने और अपने समस्याओं के समाधान के लिए एक अखिल भारतीय क्या किया? महासभा का गठन किया। अखिल भारतीय महासभा का गठन किया, जिसे ढोकलो के नाम से जाना जाता है। तो ढोकलो का कॉन्सेप्ट यहीं आ गया, कब? 1934-35 में। काफी पुराना बात है, क्योंकि ये संगठित होना चाहते थे अपने पूरे अखिल भारतीय स्तर पे, पूरे भारत स्तर पे जो संगठन बनाया, महासभा बनाया, उसी को ढोकलो कहा गया है। तो ढोकलो सोहर क्या हो गया? उसका जो हेड हो गया ढोकलो सोहर। तो ढोकलो सोहर महासभा द्वारा जाति प्रथा का समर्थन किया गया। इसने जाति प्रथा का समर्थन किया, और इस समिति ने पंचायत राज व्यवस्था का विरोध भी किया। इनका कहना था कि हमारी जो शासन व्यवस्था है वही रहना चाहिए,
और पंचायत में जो शासन व्यवस्था उसका इसने विरोध किया था 1934-35 में ही। अब कुछ पद हैं ढोकलो शोर में, इसको हमको देखना है। ढोकलो शोर शासन व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण पद है, जो संगठन है, तो महतो हर जगह होता है, आप जान रहे हैं। महतो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट रखिए, ये गांव का हेड होता है, ठीक है। यहाँ पर भी महतो मिलता है। जिन लोगों ने गांव बसाया था उन्हें ही गांव का मुख्य व्यक्ति कहकर महतो की उपाधि दी गई, यानी गांव का मुख्य व्यक्ति, गांव का प्रधान क्या कहलाएगा? महतो। यह पद वंशानुगत था, अगर एक व्यक्ति है तो उसका बेटा फिर इस पद पर आएगा, वंशानुगत था। परंतु गांव वालों की सहमति से महतो को बदला भी जा सकता है। अगर मान लीजिए बहुत तरह का कह सकते हैं, ऐसा व्यक्ति महतो बन गया जो दुराचारी है, बहुत अत्याचार कर रहा है, तो उसको बदला भी जा सकता है आपसी सहमति से, लेकिन ये जनरली वंशानुगत ही होता है। गांव की पंचायतों में महतो की सही निर्णय होता था, महतो के बिना निर्णय नहीं होता था। मुख्य रूप से यह देखा जाए, गंभीर जो मामला होता था, बहुत बड़ा गंभीर मामला हो न, गंभीर मामलों का निपटारा गांव के महतो जब करते थे तो बड़े बड़े जो लोग थे, बुजुर्ग लोग थे, उनका सलाह लेकर ये करते थे। हालांकि इनके अंदर ये नहीं कि पूरी तरह सभी निर्णय यही करते थे, बहुत सारे ऐसे निर्णय थे जो इनके यहाँ से स्किप हो जाता था, ये उसको नहीं कर पाता, अपने सीनियर को भेजते थे। लास्ट और अंतिम कहा जाएगा ढोकलो सोहर, ठीक है। ये स्टार्टिंग समझ जा रहा है। अब है कि पाहन, पाहन या कालो। पाहन का नाम आपने पहले भी सुना होगा, ये धार्मिक प्रधान हुआ करते थे अलग अलग जनजातियों में। यहाँ भी पाहन का यहाँ अर्थ है, यहाँ गांव का धार्मिक प्रधान। त्योहार हो, शादी ब्याह हो, ये सब में जो पूजा पाठ होता था वो यही कराते थे। यानी कह सकते हैं जनजातीय, खड़िया जनजाति का ब्राह्मण हो गया, खड़िया जनजाति का पुजारी हो गया इसको। यह पद भी वंशानुगत होता है, आप जानते हैं। अगर कोई पुजारी फिर उसका बेटा पुजारी बनेगा, तो जनजातियों में भी इस बात को माना जाता है। और यहाँ भी ये जो पुजारी वाला पद है पाहन का, इसको वंशानुगत माना गया है। जिस प्रकार हिंदू धर्म में भी है, आपका अगर कोई कह सकते हैं, आपने अगर किसी ब्राह्मण को अपना अगर कुलगुरु मानते हैं, या उसको कह सकते हैं अपना पुजारी मानते हैं, पंडित मानते हैं, तो उसका अगर उनका देहांत हो जाता है, उनका बेटा को भी आप अपना पुजारी मानते हैं, उसी के माध्यम से पूजा पाठ कराते हैं। तो ये जनजातियों में भी है। अगला है छंदिया। छंदिया क्या है? तो खड़िया गांव के ग्राम पंचायत को छंदिया कहते हैं। जिसे हम लोग ग्राम पंचायत बोलते हैं, वो क्या बोलेगा? छंदिया। छंदिया के मुखिया को प्रधान कहते हैं। अब छंदिया का जो मुखिया प्रधान, यानी कह सकते हैं ये ग्राम पंचायत क्या हो गया? कुछ गांवों को मिलाकर जो बना, ठीक है, वो क्या हो गया? छंदिया। और छोटे छोटे गांवों को मिलाकर, दो चार गांवों को, वो ग्राम पंचायत कहलाया। और ग्राम पंचायत हम लोग अपने टर्म में कहेंगे, लेकिन जनजाति उसे क्या कहेगा? छंदिया। और उसका जो हेड होता था उसको प्रधान बोलते थे। महत्व क्या हो गया? किसी पार्टिकुलर एक गांव का हेड हो गया। दोनों में अंतर को समझिएगा। एक टर्म आता नेगी, अगला एक टर्म क्या गया? नेगी। नेगी क्या होता है? मुखिया के आदेशों को गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। मुखिया यानी महतो की जो आदेश था उसको पूरे गांव में प्रचारित करने का जो कार्य करता था, वही कहलाता था नेगी। गांव के लोगों तक पहुंचाने का कार्य करता था। अगला है खूंट। आस पास के अलग अलग गोत्र वाले, ये नहीं कि सेम गोत्र वाले, आस पास के अलग अलग सभी गोत्र वाले गांव को मिलाकर, ठीक है, और जब वो लोग आपसी विवाद का समाधान के लिए क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनाता था, उसे खूंट कहा जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय प्रशासन क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र जो बनाता था। जैसे गांव में महतो हो गया, ठीक है, महतो हो गया, फिर छोटे मोटे दो तीन गांवों को मिलाकर जो आपका निर्णय लेता था प्रधान, वो भी नहीं ले पाया। अब उनसे बड़ा संस्थान कौन बनेगा? तो सभी गोत्र वाले, ये मान लीजिए एक गांव में एक गोत्र है, दूसरा गांव में दूसरा गोत्र है, यानी कुछ गांवों को मिलाकर एक बड़ा सा संगठन बनाया जाता था, उसी को बोलते थे खूंट। बड़ा सा संगठन बनता, उसको क्या बोलते थे? खूंट। और एक तरह से क्षेत्रीय प्रशासन तंत्र बनता था, ये खूंट। और इसी खूंट में अब देखेंगे कि इनका जो आपका ढोकलो सोर शासन व्यवस्था था, उसकी यहीं पर आपको झलक देखने को मिलेगी। क्योंकि खूंट माने उस इलाके में जितने भी छोटे छोटे गांव के लगभग ऑलमोस्ट सभी गांवों को मिलाकर खूंट का निर्माण होता था। और यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है ना खड़िया समाज की बैठक होती थी। तो बैठक को हमने क्या कहा था? ढोकलो। तो प्रत्येक वर्ष खूंट में, कहाँ पर बैठक होगी? खूंट में। खूंट हो गया 10 गांव 20 गांव का समूह, ठीक है, खूंट। अब खूंट का जो बैठक होगा, इसी बैठक को क्या कहते हैं? ढोकलो। ये प्रत्येक वर्ष होता है, ठीक है, ढोकलो। और इस बैठक में
सभी गांव के महतो शामिल होते हैं, पाहन शामिल होते हैं, ठीक है। अब करटाहा शामिल होते हैं और सभी लोग ढोकलो सोहर का चुनाव करते हैं। ढोकलो सोहर, सोहर मतलब क्या हो गया, यहाँ का जो हेड हो गया, अध्यक्ष हो गया। सोहर, ढोकलो सोहर का चुनाव करते हैं, ढोकलो का जो हेड है, ये सब मिलकर। और एक बात है कि यहाँ पर आपको नया टर्म मिला, करटाहा। तो करटाहा क्या होता है उसके बारे में हम लोग नीचे समझेंगे। करटाहा भी एक अलग पद है, उसको देखेंगे। यानी जो ढोकलो का बैठक होता है उसमें महतो, पाहन, करटाहा ये सभी वहां पर बैठते हैं, शामिल होते हैं और सोहर का चुनाव करते हैं। करटाहा द्वारा ही ढोकलो का प्रबंध किया जाता है। अब करटाहा क्या याद है, याद रखिए करटाहा क्या है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। करटाहा तो है, इसको आप यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, तो करटाहा, इसको करटाहा पढ़िएगा। प्रत्येक गांव में करटाहा प्रत्येक गांव में होता था, महतो का ही सहायक होता था। जो महतो होता था ना, उसी का सहायक होता था। यह गांव का नेता और कर सकते संचालन, बहुत प्रकार की चीजें को देखने का इसके वंशानुगत जिम्मेदारी होता था। और यह वेस्ट, और जैसे मैंने कहा महतो का सहयोगी था, यानी महतो कोई आदेश देता है उसे पूरे गांव में फैलाना है ना, महतो के साथ साथ चलना, बैठक में कोई बैठक करना है उसको पूरा ऑर्गेनाइज करना, लोगों को सूचना देना, कितने तारीख को बैठक है, फलाना ये मैटर है, ये सारा सूचना कौन देगा, करटाहा। करटाहा जो होगा थोड़ा उसको जानकार होना भी चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि सारी चीजों को देखने सुनने वाला वही था। तो करटाहा जो बनता था वह ईमानदार होना चाहिए, न्यायप्रिय होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए और अपने जाति की राजनीति को सही से जानता है। उसी व्यक्ति को करटाहा पर नियुक्ति के लिए प्रस्ताव डालने दिया जाता है। करटाहा पर कौन नियुक्त होगा, जो व्यक्ति ईमानदार हो, न्यायप्रिय हो, बुद्धिमान हो और अपना जो जनजाति है उसके रीति रिवाज को अच्छे से समझता हो। करटाहा एक ग्रामीण लेवल का अधिकारी, वंशानुगत पद, महतो का सहयोगी, महतो के बातों को पूरे गांव में फैलाना उनका काम था। इसके साथ ही और जान लीजिए करटाहा के बारे में, इसको कोई वेतन नहीं मिलता था, है ना, ये कोई वेतन नहीं दिया जाता था। और अगर कोई परिवार अशुद्ध करार कर दिया गया हो अपने कर्मों के कारण और उसको लगता है नहीं फिर से हम वापस उसी दुनिया में जाएंगे, उसी समाज में जाना चाहते हैं, तो उसका शुद्धिकरण होता था। तो वह शुद्धिकरण का कार्य करटाहा ही करता था। जो परिवार अशुद्ध हो गया है उसको शुद्धिकरण का कार्य कौन करेगा, तो करटाहा करेगा। ढोकल सोहर की सभा का सारा प्रबंध करटाहा द्वारा ही करता था। यानी करटाहा एक मजबूत कर सकते हैं, पद मान सकते हैं ग्रामीण लेवल पे। और जब ढोकल सोहर भी होता था तो वहां पर भी अलग अलग गांव के जो करटाहा थे वहां जाते थे और वो उस बैठक का पूरा प्रबंध करते थे, ठीक है, उस बैठक को पूरी तरह ऑर्गेनाइज वही करते थे। अब अंतिम जो हमारा कह सकते हैं बड़ा पद आ गया वो है ढोकलो सोहर। ढोकलो सोहर आप समझ गए होंगे, ढोकलो हो गया बैठक और जो बैठक का सभापति हो गया वही हो गया सोहर, ढोकलो सोहर। तो ढोकलो का सभापति जो संपूर्ण खड़िया समाज का राजा होता है ढोकलो सोहर कहलाता है। इसको आप खड़िया समाज का राजा भी मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यही सबसे बड़ा इनका प्रशासनिक तंत्र होता है ढोकलो सोहर, और उसका हेड है तो उसका राजा ही हो गया। इसका चयन ढोकलो में यानी बैठक में खड़िया लोगों द्वारा किया जाता है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। ढोकलो सोहर का कार्यकाल कितना होता है, 3 वर्ष का होता है। इसके बाद जैसे मैंने पहले ही करटाहा के बारे में कहा, प्रत्येक गांव का करटाहा अपने गांव की घटना और समस्याओं की सूचना खड़िया राजा को देता है। किस गांव में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि महतो है, महतो का ये सहायक है, अब उस गांव में कोई समस्या हो जो महतो से नहीं सुलझ रहा है, वो जाके किसको सूचना देगा, खड़िया राजा यानी ढोकलो सोहर को ये सूचना देगा, करटाहा। तो करटाहा का पद देख रहे हैं बराबर कि वो इंपॉर्टेंट पद रहा है। इसके साथ ही आप देखें, इसके साथ ही और भी कुछ चीजें हैं जो आपको जानना चाहिए कि अब जो ढोकलो सोहर है वो अकेले कोई काम तो करेगा नहीं, उसके सहायक भी हुआ करते हैं। ढोकलो सोहर के सहायक होते हैं उसके काम में सहयोग देने के लिए। देखा जाए उसको 3 है, एक है लिखाकर, एक है तिंजोकर, तीसरा है देवान। 3 उनके सहायक होते हैं। ये किसके सहायक हैं, ढोकलो सोहर, जो खड़िया समाज का सबसे बड़ा प्रशासनिक तंत्र, सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है, उनका 3 सहायक, एक हो गया लिखाकर, तिंजोकर और देवान। राजा का सचिव या मंत्री जो होता था उसी को लिखाकर बोलते थे। यह सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों में सहयोग करता था। समाज, राजनीति और प्रशासन में राजा का सहयोग कौन करता था, लिखाकर। यह राजा का सचिव या मंत्री, बड़ा पद, सबसे बड़ा पद है ना। ढोकलो सोहर का सबसे बड़ा करीबी जो होता था वो उसका सचिव, जिसका भी अब मुख्यमंत्री है उनका सचिव होता है, शिक्षा मंत्री उनका सचिव होता है। सचिव का पद काफी इंपॉर्टेंट रहता है। यहाँ पर भी
जो लिखा कर इसका सचिव हुआ करता था, काफी इंपॉर्टेंट पोस्ट था। दूसरा तिंजो कर, यह राजा का खजांची होता था, यानी पैसा उसा जो रखा जाता था, आय व्यय का जो ब्यौरा होता था वो कौन देखता था? तिंजो कर। इसको वित्त मंत्री मान सकते हैं, फिनांस मिनिस्टर, ठीक है, पैसा कौड़ी का देखरेख करता था। ये देवान, राजा का सलाहकार, किसी मामले पर राजा को सलाह अगर लेना पड़े तो किससे लेगा? देवान से। ये 3 पद था, काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये था आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन साथियों, जहां पे हम लोग क्या देख रहे थे? ढोकलो सुखुर शासन व्यवस्था, जो कि आपका किससे जुड़ा हुआ है? खड़िया जनजाति से। इसी प्रकार जेपीएससी पीटी की अगर आप क्लासेस करना चाहते हैं और जो इस ऐप पर नहीं है, उनके लिए कहना चाहेंगे कि आप सभी ऐप को डाउनलोड कर लें। कौन सा ऐप? एग्जाम फाइटर नंबर ऐप। वहाँ पे क्लासेस चल रही है जेपीएससी पीटी बैच की, और यहाँ पर अभी क्लासेस में हम लोग 5 से 6 क्लासेस कर चुके हैं। 5 से 6 क्लासेस काफ़ी ज़्यादा का नहीं होता है, उसको आप कम बैक कर सकते हैं और बहुत जल्द आप कम बैक कर लेंगे। और जैसे कि ये बैच हमारा, इस बैच में आप जुड़ सकते हैं, और जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट है, 31 जुलाई तक इसका वैलिडिटी है। 31 जुलाई तक पूरा पेपर 1 पेपर 2 की तैयारी आपको करा दी जाएगी, मात्र 499 रुपीज़ में। 499 रुपीज़ में। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं आज ही जुड़ें, ताकि आपका ज़्यादा लेट ना हो जाए, ज़्यादा विलम्ब हो जाए। अगर आपको तैयारी करनी ही करनी है तो नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार एग्जाम फाइटर नंबर से जुड़ने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।